दो तरह के बड़े इंपॉर्टेंट एफडीआईज होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड, जो हम इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं इनको, ठीक है। द पुअर थिंग इज दैट आरबीआई राइट नाउ डज नॉट गिव अस द बाइफिकेशन बिटवीन ग्रीन फील्ड वर्सेस ब्राउन फील्ड, ठीक है। सो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हैव बीन एट ऑल टाइम हाई एट $95 बिलियन, ऑलमोस्ट $94.5 बिलियन, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगले साल ये हम लोग जो आंकड़ा है वी विल रीच $200 बिलियन ऑफ ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है। Majority of the or large section of the FDI is going into services sector, ठीक है। It is not going into the manufacturing sector, and that is a very very big problem for India. But इस चीज को आप यूज कर सकते हैं अगर कोई FDI OFDI से related question आया, that this is how the economic survey has put it in, and you can use the investment development path. Hello everyone, welcome back to our series of Indian economy related current affairs discussion, जहाँ पे हम यूपीएससी रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है और इंडियन इकोनॉमी से जो रिलेटेड है उनके बारे में हम डीप डिस्कशंस करते हैं, उसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट समझते हैं और अपना ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, रादर देन ओनली रिलाइंग ऑन सम न्यूज़ आर्टिकल्स और सम सोशल मीडिया फीड एंड एवरीथिंग। सो अभी एफडीआई का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। दे हैव बीन न्यूज़ अबाउट द ग्रॉस एफडीआई बीइंग हाईएस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 100 बिलियन यूएसडी। बट उसके अलावा भी हम लोग जो हमारा ओवरऑल जो एफडीआई जो रिटेन हो रहा है इंडिया में वो बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम नाउ इंडियन एंटिटीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन एंटिटीज, जो जिसको हम आउटवर्ड एफडीआई बोलते हैं। सो लॉट इज हैपनिंग विद एफडीआई, देयर हैव बीन मेनी कमेंट्रीज, देयर हैव बीन मेनी पॉडकास्ट, देयर हैव बीन मेनी इश्यूज। सो आइए इसको समझते हैं एकदम डिटेल में। जो हम ये जो टर्म समझ रहे थे कि $95 बिलियन का एफडीआई अंदर आया है इंडिया में, बट इंडियंस भी जो है वो 33 बिलियन तक इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर, और नेट एफडीआई सिर्फ $7 बिलियन बच रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। लेट अस ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ईच एंड एवरीथिंग मींस। हम लोग एकदम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग एकदम डिटेल्स में जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। हम लोग समझेंगे एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एफपीआई के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। देन आई विल टेल यू एंटायरली कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एफडीआई दैट वी गेट। हम लोग को वो एफडीआई की क्वालिटी कैसे जज करनी है वो जानना बहुत जरूरी होता है। हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ऐसे कौन सी कंपनीज है इंडिया की जो बाहर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एफडीआई, ठीक है। अगर आपको जज करना हो कि जो ये जो $95-100 बिलियन जो आ रहे हैं इंडिया में, क्या वो जेन्युइनली अच्छा है या वो बुरा है या कैसा है वो डॉलर्स। सो आइए उसको समझते हैं एंड वी विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एफडीआई एंड रिलेटेड ऑनगोइंग करंट अफेयर्स इश्यूज। तो आगे से आप कुछ भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में इसके बारे में देखेंगे, यू विल बी इन अ पोजीशन दैट यू विल हैव योर ओन ओपिनियन एंड यू विल बी एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स दैट व्हाट इज एफडीआई। सो एफडीआई की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, सो इट इज बेसिकली द मनी विच हैज बीन पुट इन बाय नॉन रेसिडेंट्स इनटू सम इंडियन एंटिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट है, अगर वो मान लो किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में, मतलब जो कि कंपनी शेयर मार्केट पे भी लिस्टेड नहीं है, अगर वो उसके अंदर अगर $1 भी या $1 भी इन्वेस्ट कर रहा है, सो इफ अ नॉन रेसिडेंट इज इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, देन इट इज टेकन एज एन एफडीआई, ओके। या फिर अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसमें से 10% या उससे ज्यादा अगर कोई नॉन रेसिडेंट अगर इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी में, तो उसको एफडीआई बोला जाता है। सो देयर इज दिस टेस्ट ऑफ 10% फॉर अ लिस्टेड कंपनी, while for unlisted company any amount of money which is coming into the Indian company by a non-resident, कोई फॉरेनर अगर उसमें डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो ग्रॉस एफडीआई का जो फिगर है, जो ओवरऑल एफडीआई है जो इंडिया में आया है, उसका फिगर है अराउंड $94.5 बिलियन, ठीक है। ये सारे जो फिगर्स हैं वो मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके लिए कंपाइल करके लाया हूँ, लाइक आरबीआई, लाइक इकोनॉमिक सर्वे, लाइक आईएमएफ की वेबसाइट्स, या फिर मान लो कोई भी अपनी जो रिसेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कोई डेटा आया है, या फिर वेरियस डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, द हिंदू हो गया, उसकी कमेंट्रीज और उसमें से जो डेटा है वो उठा के मैंने एक जगह कंपाइल करा है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सो देखो, जो एफडीआई इनफ्लो है ना, उसको हमेशा जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करो, उसको ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जैसे एफडीआई इनफ्लोज इज मेड अप ऑफ प्राइमरीली ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल, सेकंड इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, एंड थर्ड इज अदर कैपिटल। सो देखो, इक्विटी कैपिटल जो होता है, फर्स्ट इक्विटी कैपिटल मतलब आप किसी की कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी कुछ ओनरशिप ले रहे हो, ठीक है। इट इज अ वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एफडीआई दैट कैन कम इनटू एन इंडियन कंपनी, जहां पे आप कंपनी के शेयर्स, उसकी इक्विटी को बाय कर रहे हो, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अ लोन, आप इस कंपनी की ग्रोथ में इक्वल पार्टनर हो, जहां पे आप अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको शायद डिविडेंड्स मिलेंगे, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपके
पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस भी हो सकता है। सो यहाँ पे यू विल बी मोर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, यू विल बी फीलिंग कि मैं इस कंपनी के लिए कुछ कर पाऊँ, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ताकि ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सके, प्रॉफिट कमा सके और फिर मुझे इसमें से कुछ डिविडेंड्स या प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 62 बिलियन, सो 94 बिलियन में से ऑलमोस्ट 62 बिलियन जो पैसा जो इंडिया में आया है, दैट इज इक्विटी वाला कैपिटल। ठीक है, विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एफडीआई एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। बट वी विल सी डिफरेंट लेयर्स कि क्या ये जेन्युइनली इतना पैसा रुका या कुछ पैसा चला भी गया, एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। देन सेकंड जो होता है, जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ इनवर्ड एफडीआई जो होता है, दैट इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। ठीक है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ऑलमोस्ट 95 बिलियन में से जो 25 बिलियन जो है वो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स है। री इन्वेस्टेड से आप नाम ही समझ पा रहे हैं कि ये पैसा ऑलरेडी इंडिया में था। कोई फॉरेन कंपनी जैसे मान लो Hyundai है, एलजी है, जिन्होंने फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ है और उनका इंडिया में ब्रांच है। उस कंपनी ने मान लो पिछले साल अगर 100 मिलियन उसने यहाँ पे इन्वेस्ट करा था, तो इनिशियली 100 मिलियन ऑफ एफडीआई आया, बट एक साल बाद मान लो इनका 1 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एंड दिस 1 मिलियन इज री इन्वेस्टेड इन टू द इंडियन मार्केट, दे डू नॉट टेक इट आउट। वो 1 मिलियन उन्होंने री इन्वेस्ट करा इंडियन मार्केट में, तो उसको री इन्वेस्टेड अर्निंग्स बोलते हैं और वो एफडीआई जैसे काउंट होता है, बिकॉज एक फॉरेन एंटिटी ने इंडियन कंपनी में, जो इंडिया में जो कंपनी है उसमें प्रेजेंट, उसमें ये पैसा दोबारा डाला है। बट आप ये समझिए, ये कोई नया डॉलर इंडिया में नहीं आ रहा है। दिस इज बेसिकली द मनी विच वॉज ऑलरेडी देयर इन इंडिया। इंडिया में ही उस चीज का प्रॉफिट बना, उसको सिर्फ रिटेन कर लिया गया है। ठीक है, उसको सिर्फ रिटेन कर लिया गया है, इसमें कोई नया पैसा नहीं बना है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नॉट न्यू मनी फ्लोइंग इन टू इंडिया, बट इट इज स्टिल क्लासिफाइड एज एफडीआई। जो एफडीआई के जो क्लासिफिकेशन के जो नॉर्म्स है ना, दोज आर बिल्ड बाय आईएमएफ। ठीक है, एंड दोज आर implemented by OECD। ठीक है, सो बिल्ड, ये जो रूल बुक है वो आईएमएफ बनाती है और उसका जो एप्लीकेशन है वो OECD तय करती है। ठीक है, सो equity capital is a good form of FDI inflow, while reinvested earnings is good कि जो foreign investor है वो पैसा बाहर नहीं लेके जा रहा है, but actually there is no new flow of money into the country, no new dollars are crossing the border, and therefore this is not actual dollar coming into the country। ठीक है, then the third part of gross FDI inflows, ये छोटा सा part होता है, basically intercompany loans होते हैं। you can ignore this as well because overall का सिर्फ 6 to 7 billion dollars है ये overall। ठीक है, so अगर एक कंपनी ने दूसरी अपनी ही सब्सिडरी को, अपने ओवरऑल ग्रुप में जो दूसरी कंपनी अगर उसको लोन दिया जा रहा है, वो इंटर कंपनी लोन्स होते हैं। और अगर किसी फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी को लोन दिया है इंटर कंपनी, उसको भी इसमें एफडीआई में काउंट किया जाता है। बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन इक्विटी कैपिटल एंड री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर इक्विटी बेस्ड अगर वो पैसा आ रहा है, इट इज गुड, बट अगर वो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स वाला पैसा है तो नो न्यू मनी इज फ्लोइंग इन। ठीक है, सो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जिसपे हम लोग आगे अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर going to that extent, let us first see the difference between FDI and FPI। ठीक है, so ये जो 10% का जो डिस्टिंक्शन है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है फॉर FDI एंड FPI। FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने बताया 10% या उससे ज्यादा आप अगर किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको FDI बोला जाता है। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको FPI बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी अगर है, अगर इट इज अनलिस्टेड कंपनी, अगर उसमें आप 1% भी या $1 भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो किस में जाता है, वो एफडीआई में जाता है। बट ये जो 10% का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के साथ है। ठीक है, फिर इनका इंटेंट क्या होता है एफडीआई वर्सेस एफपीआई में? इंटेंट इज, जो एफडीआई है वो लॉन्ग लास्टिंग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। ठीक है, दे वांट टू हैव सम इन्फ्लुएंस इन द कंपनी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, दे वांट टू बिकम अ पार्ट, द ग्रोथ पार्टनर ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी डज वेल, दे डू वेल। इफ द कंपनी डज बैड, दे डू बैड, दे लूज देयर इन्वेस्टमेंट्स। इट इज नॉट जस्ट अ लोन, इट इज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, एफडीआई इज 10% से ज्यादा आप एक कंपनी में इन्वेस्टेड हो एंड आप चाहते हो कि आप यहाँ पे लंबी रेस का आप घोड़ा बनो। ठीक है, तभी जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओगे। जबकि एफपीआई जो होता है ये सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। ठीक है, दीज आर शॉर्ट टर्म मनी। ये आज अगर इनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है तो इंडिया में रहेंगे, कल ये यूएस में चले जाएंगे, परसों इनको फ्रांस में अच्छा मिलेगा वो फ्रांस में चले जाएंगे, और चौथे दिन वो शायद चाइना में चले जाएंगे। दे डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लान्स टू रिमेन इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। सो दे are free flowing profit seeking entities, जो सिर्फ जहां पे इंटरेस्ट या रिटर्न्स अच्छे मिल रहे, they become active there। ठीक है, सो मैं एफपीआई से रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इंडिया ने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एफपीआई को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। सो बेसिकली एफडीआई इज मोर स्टिकी व्हाइल एफपीआई इज वॉलेटाइल। ठीक है, एफपीआई इज वॉलेटाइल। अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ऑलमोस्ट $14 बिलियन का एफपीआई बाहर निकला है। अब बहुत सारे रीजंस है, जैसे ये
वॉर चल रहा है और इंडिया में थोड़ी सी क्राइसिस आ रही है, उसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये जो एफपीआईज है दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू एरियाज जहाँ पे डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क ऑफ रिटर्न काफी कम है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज द थिंग दैट हमारा एफडीआई जो नेट एफडीआई है वो 7 बिलियन के आसपास है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल 14 बिलियन का एफपीआई आउटफ्लो हुआ है, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई. FDI is long term, FPI is short term, and it is more towards profit, while FDI is more towards sticking and growth. ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एफडीआई, ठीक है। टाइप ऑफ एफडीआई बहुत जरूरी है। अगर हम देख रहे हैं कि 95.4 बिलियन डॉलर्स अगर इंडिया में आए हैं, उसमें से उसका जो टाइप है ना, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो बहुत जरूरी एक एनालिसिस होता है, और मीन्स में यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स। देखो, दो तरह के बड़े इंपॉर्टेंट एफडीआईज होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड, जो हम इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं इनको, ठीक है। सो मेंस में आता है तो इनको अच्छे से लिखिएगा। ग्रीन फील्ड इज व्हेन एनी डॉलर और व्हेन एनी यूरोज आर कमिंग टू द कंट्री एंड इट इज हेल्पिंग टू सेट अप समथिंग न्यू। कोई नई फैक्ट्री बन रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही है, दैट इज ग्रीन फील्ड एफडीआई, कि डॉलर्स भी आए और समथिंग प्रोडक्टिव हैज ऑल्सो टेकन प्लेस, विच इज वेरी गुड। ये दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ एफडीआई दैट वी वुड वांट। बट सेकंड टाइप ऑफ एफडीआई होता है दी ब्राउन फील्ड एफडीआई, जहां पे जब ऑलरेडी कोई एसेट इंडिया में है बट उसको एक फॉरेन इन्वेस्टर खरीद लेता है। जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, ठीक है, दिस स्टील कंपनी इज ऑलरेडी देयर एंड दिस इज राइट नाउ ओन्ड बाय एन इंडियन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अ पर्सन फ्रॉम यूएस, अ नॉन रेजिडेंट, wants to buy this entity, so they would sell they would take this company or the steel entity from this Indian owner, they will pay them dollars, so obviously FDI तो आ रहा है, but ये स्टील कंपनी जैसी थी वैसी ही रही, ठीक है। only the owners have changed, only the shares have swapped, but there is no new production of factory, there is no new job creation, or there is no new technology transfer, ठीक है। so these kind of FDI or these kind of inward flow of dollars or euros are called as brown field, ठीक है। brown field because they're not creating anything new, it is already buying something which is already existing and therefore nothing new is getting created. जबकि green field में some new things are getting created and this is what would aid in the further growth and development of the country, ठीक है। so therefore very important classification, we always need to judge the quality of the FDI. the poor thing is that RBI right now does not give us the bifurcation between green field versus brown field, ठीक है। if it gives such kind of details, then it would help us to analyze what is the overall quality of the FDI which is coming in the country, but right now it is not giving. so as a reform कभी आपको अगर suggest करना हो, you can also suggest that RBI can give this classification between the green field and the brown field FDI which is being received in India per financial year, right? Now let us see what is happening in terms of numbers. financial year 25-26 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। सो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हैव बीन एट ऑल टाइम हाई एट 95 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 94.5 बिलियन डॉलर्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगले साल ये हम लोग जो आंकड़ा है वी विल रीच टू 100 बिलियन डॉलर्स ऑफ ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है। बट डू रिमेंबर दिस इज ओनली ग्रॉस एफडीआई नंबर्स, राइट। अब इसके साथ ही साथ जब 94.5 बिलियन डॉलर आया, उसके साथ ही बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से एग्जिट भी मारा है, कि ऐसे लोग हैं, ये ऐसे नॉन रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने पहले इंडिया में इन्वेस्ट करा होगा, हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले, और उन्होंने अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ऑलमोस्ट 53.6 बिलियन डॉलर्स ये बाहर ले गए हैं इंडिया से, ठीक है। सो दे हैव टेकन इट आउट ऑफ इंडिया एंड दे हैव बुक्ड प्रॉफिट। दिस इज बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग। वो अपना प्रॉफिट जो इन्होंने यहाँ पे कमाया उसको लेके ये लोग बाहर निकल चुके हैं। सो अल्टीमेटली जो नेट इनवर्ड एफडीआई बचा, अल्टीमेटली नेट इनवर्ड एफडीआई अंदर कितना है इंडिया में, इट इज ओनली 40.8 बिलियन। On top of it now, Indian companies are also investing abroad, ठीक है। सो इंडियन पैसा भी बाहर की मार्केट्स में, बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, वहां पे पैसा लग रहा है, और वो अमाउंट ऑलमोस्ट कितना, दैट इज ऑलमोस्ट 33.8 बिलियन डॉलर्स। सो इतना पैसा है जो इंडियन कंपनीज ने बाहर की मार्केट्स में लगाया है। सो अल्टीमेटली जो नेट एफडीआई है, इट इज ओनली 7.65 बिलियन और ऑलमोस्ट 8 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट 8% ओनली। सो आप ये देखो कि 95 बिलियन डॉलर इंडिया में आया। अब इसमें से भी कितना ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड है, वो एक अलग डिबेट है, बट ऑलमोस्ट 53 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया से निकाला भी, जो फॉरेनर्स ने निकाला। ऑन टॉप ऑफ इट ऑलमोस्ट 33.8 बिलियन डॉलर्स इंडियंस ने भी इंडिया से निकाल के बाहर लगाया, ठीक है। सो अल्टीमेटली 8 बिलियन ही जो है हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं जो डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी बचती है। अब ये जरूरी क्यों होता है
जैसे मान लो जब ये $53.6 बिलियन जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये जो अपना यहाँ से बाहर लेके जाना चाहते हैं ना, तो वो रुपी तो लेके जाएंगे नहीं, वो डॉलर या फिर वो यूरो ये सब टर्म्स में लेके जाएंगे या पाउंड्स में लेके जाएंगे, ठीक है। वो डॉलर या यूरो आएगा कहाँ से? या तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स ने अर्न करा होगा हम उसमें से पे कर सकते हैं, या फिर आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व से उसको निकाल के इनकी डिमांड को सेटिस्फाई करना होगा। सो कहीं ना कहीं दैट कैन लीड टू द यूजेज ऑफ आर फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंजेस टू सेटिस्फाई द requirements of the exiters, but that will not be really good for us, and ultimately हम देख रहे हैं कि सिर्फ $7.65 बिलियन ही नेट बेसिस पे हमारे पास बच रहा है। सो दिस डाउनफॉल फ्रॉम 95 to 7 बिलियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपके अगर मेंस में आप इस चीज को दिखाते हो देन यू विल बी एबल टू शो द पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग एफडीआई एंड व्हाट आर द डिबेट्स गोइंग ऑन, ठीक है। वील सी दैट ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर निकल क्यों रहे हैं, ठीक है, इंडियन कंपनीज कैसे बाहर पैसा लगा रही है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, वील सी ऑल दोज थिंग्स, राइट। नाउ एक बार समझते हैं कि ये एफडीआई आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, इन विच फॉर्म, इन विच सेक्टर्स इज इट गोइंग, ठीक है, कौन से सेक्टर्स है जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इज दैट ऑलमोस्ट 94.5 बिलियन आया है, जिसमें से 62 बिलियन इक्विटी वे में आया है, 25 बिलियन जो है वो ऑलमोस्ट वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स है, जो ऑलरेडी पैसा यहाँ पे था वो प्रॉफिट यहाँ पे ही दोबारा इन्वेस्ट किया गया है, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कैपिटल है जो छोटा मोटा कैपिटल आया है। बट अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि क्या ये पैसा एक्चुअली इंडिया में आ रहा है या फिर कुछ और भी इसके साथ कुछ लेयर्स जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इल्यूजन। Okay, accounting illusion. So basically for some FDI inflows there is no new money crossing the border है। ये कैसे होता है कि कोई पैसा आया ही नहीं बट फिर भी हम उसको एफडीआई में समझ रहे हैं। तो अगेन याद रखिए व्हाट आई टोल्ड यू, आईएमएफ और ओईसीडी के कुछ गाइडलाइंस है जिसपे हमको समझना पड़ेगा, जिनको हमको मानना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमको इसको एफडीआई में क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग्स का, जहाँ पे कोई कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा है, जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा इंडियन कंपनी में लगाया हुआ है, प्रॉफिट बना और वो प्रॉफिट उन लोगों ने इंडिया में वापस लगा लिया, तो उसको इस साल की एफडीआई में जोड़ा जा रहा है, जबकि कोई नया पैसा इंडिया में नहीं आया है। सेकेंड केस होता है डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, ठीक है, डेट टू इक्विटी कन्वर्जन। तो मान लो एक कोई फॉरेन एंटिटी थी, यूएस की कंपनी है, जिसने इंडिया में एक कंपनी में, इंडिया कंपनी ए को कोई लोन दिया हुआ था, ठीक है। अब फिर क्या करा, लोन मान लो ऑलरेडी 100 मिलियन का लोन दिया हुआ है इन लोगों ने, बट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इन लोगों ने ये समझौता किया आपस में कि अब इस लोन को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ ए विल नॉट नीड टू पे टू द यूएस एंटिटी, बल्कि ए विल इशू सम शेयर्स, ठीक है, टू द यूएस एंटिटी, और उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली कोई नया पैसा नहीं आया, सिर्फ ऑन पेपर वो लोन से इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी एज पर दी आईएमएफ एंड ओईसीडी गाइडलाइंस उसको हम एफडीआई में कंसिडर करेंगे, एंड वो पैसा भी एफडीआई जैसा दिखता है, जबकि कोई भी नया डॉलर, कोई भी नया यूरो इंडिया में नहीं आया है, सिर्फ एक जो पहले लोन था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया और इक्विटी को एफडीआई मान लिया गया। सो दिस इज ऑल्सो रियली रॉन्ग एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमको ये समझना चाहिए कि कितना ऐसा पैसा है जो इन टर्म्स में आया है इंडिया में एज एंड उसको एफडीआई माना जा रहा है। थर्ड एक होता है रिवर्स फ्लिप्स, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है, कीवर्ड्स है, इनको यूज करिएगा, ठीक है। रिवर्स फ्लिप में क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल आप लेंगे मीशो का, ठीक है, मीशो आप सबको ही पता है, मीशो ने क्या किया, मीशो का जो सारा पैसा था, सारी कंपनी से सब कुछ था, वो इंडिया में था, ठीक है, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन इंडिया, बट मीशो का जो अल्टीमेट ओनर था, ठीक है, अल्टीमेट जो पेरेंट कंपनी थी वो यूएस में थी एज अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। उस यूएस कंपनी से इन लोगों ने क्या करा, अब वापस इंडिया में ये लोग शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। वो यूएस कंपनी का जो भी ऑन पेपर जो था वो सारा ये लोग इंडिया में शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने, एसेट्स और सब कुछ पहले से ही इंडिया में थे, पैसा वैसा सब कुछ पहले से इंडिया में था, बस ऑन पेपर ये इसकी एक पेरेंट कंपनी यूएस में थी। अब जब इन लोगों ने शिफ्ट मारा फ्रॉम ऑन पेपर फ्रॉम यूएस टू इंडिया, जिसको हम रिवर्स फ्लिप बोल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में इन लोगों के लिए जो यूएस के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए नया इक्विटी या उनके लिए नया शेयर इशू किया गया, ठीक है। तो कोई नया पैसा नहीं आया, बट जो ऑलरेडी यहाँ पे पैसा था उसको और स्प्लिट करके वो शेयर्स यूएस वाले जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए बनाया गया। सो अल्टीमेटली नो न्यू डॉलर केम इन, ओनली बिकॉज equity was issued for US investors, but no new money came in. So again, as per IMF OECD guidelines, since it is equity which is being recorded on paper, तो इसको भी FDI माना गया है। So all these kind of things, no actual money is coming in, but it is still regarded in your gross FDI figures. So ये जो 94 बिलियन 95 बिलियन की जो बात चल रही है उसमें से कई सारी एंट्रीज ऐसी है
जो इन 3-4 कैटेगरीज में पड़ती है, एंड वी डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट ब्रेकडाउन बिटवीन दीज, ठीक है। सो द हिंदू के हिसाब से 2014 से लेकर 2026 तक ऑलमोस्ट ओवरऑल जो ग्रॉस एफडीआई जो आया है उसमें $40 बिलियन जो है वो बेसिकली अकाउंटिंग इल्यूजन्स की वजह से है, जबकि कोई नया पैसा इंडिया में नहीं आया है। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू। सो मेंस में जब आप एफडीआई का मान लो क्रिटिकली एनालाइज करना होगा, एफडीआई के लिए आपको कुछ सजेशंस देने होंगे, सो यू हैव टू पॉइंट ऑन दीज थिंग्स कि ये जो क्वालिटी ऑफ एफडीआई है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओनली द ग्रॉस नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप जब आप इस चीज को समझेंगे एज एन इन्फॉर्म सिटीजन ऑल्सो, यू विल हैव अ बेटर ओपिनियन टू फॉर्म व्हेन यू सी एफडीआई नंबर्स। ओके, नाउ अब एक बार ट्रेंड देख लेते हैं नेट एफडीआई का। नेट आपको याद होगा, इफ आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट फॉर यू, जितना भी ग्रॉस आया, ठीक है, माइनस जितना भी फॉरेन वालों ने जो जो एग्जिट लिया उसको हम लोगों ने हटाया, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंडियंस ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट्स करी उसको किया, ठीक है। जब इसके बाद जो बचता है वो हमारा नेट एफडीआई बचता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली कितना डॉलर इंडिया में बचा। सो 2020 से लेके 2026 तक अगर हम ट्रेंड देखें, सो इनिशियली 43-44 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर्स के आसपास इंडिया में बच रहा था, बट आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिवली नीचे जाता रहा और पिछले साल तो सिर्फ $1 बिलियन का नेट एफडीआई था। इस बार फिर भी 7.65 बिलियन डॉलर्स का नेट एफडीआई है। ये फिगर्स भी थोड़ा देखेंगे जब जब फाइनलाइज होगा ना, ये थोड़ा फिगर ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे जा सकता है, सो डू नॉट वरी, बट अराउंड 7-8 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये फिगर रहेगा। तो हम देखते हैं कि आपको ये मेंस में आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा ट्रेंड दिखा सकते हैं दैट द नेट एफडीआई फिगर्स हैव गॉन डाउन बट इट हैज कम अप रिसेंटली। बट अब पहले क्या हो रहा था, हम लोग इसको देखेंगे 2020 के बाद से ही आरबीआई ने अलाउ किया था इंडियन कंपनीज को बाहर इन्वेस्ट करना, विच इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी, विच इज अ साइन ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। बट उसकी वजह से हमारा नेट एफडीआई के फिगर नीचे जा रहे हैं और जिसकी वजह से एक नेगेटिव परसेप्शन भी बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, बट ये ट्रेंड याद रखिएगा दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट अस सी दैट हो क्या रहा है इसमें पूरे एफडीआई के सेक्टर में। लाइक आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, जब हम लोगों ने सेक्टर्स ओपन करना शुरू करा, उसके बाद हम लोग एफडीआई को भी एनकरेज कर रहे थे ग्रेजुअली, बट ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स एफडीआई हैज बीन ओपनड अप अ लॉट, ठीक है, अ लॉट ऑफ सेक्टर्स हैव बीन ओपनड अप ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे पैसा ला सके। और वी ऑल नो दैट इंडिया नीड्स फॉरेक्स, ठीक है। इंडिया ऑलमोस्ट 85% जो अपना क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करती है और डॉलर्स में हमको पे करना होता है। सो वी नीड फॉरेक्स, वी नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टू द कंट्री। यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे वो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट में डिवाइडेड होता है, और इंडिया हमेशा करंट अकाउंट में नेगेटिव रहता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम लोग पॉजिटिव रहते हैं मेजरली, ठीक है, बिकॉज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी आती है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का जो पॉजिटिविटी है यही करंट अकाउंट के नेगेटिविटी को काउंटर करती है और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव बनाती है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जाता है तो हमको अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज करके पेमेंट्स करनी होंगी, ठीक है, विच वी वुड नॉट वांट। सो एफडीआई लाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा बहुत एनकरेज रहती है। तो दो तरह के एफडीआई के रूट्स होते हैं जो आपको समझने हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट ये होता है कि जहाँ पे बेसिकली आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट आप डायरेक्टली कोई भी फॉरेनर, कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रूट। बट कुछ कुछ रूट होते हैं गवर्नमेंट रूट, जैसे मान लो स्पेस या फिर लॉन्च व्हीकल्स वाले कुछ अपने डोमेन्स है, या फिर डिफेंस का कुछ डोमेन है जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, बिकॉज दीज आर सेंसिटिव सेक्टर्स, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो भी कंट्रीज के साथ इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, जो भी कंट्रीज के साथ इंडिया का बॉर्डर है उसमें से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट वहाँ की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 110% इररेस्पेक्टिव ऑफ द रूट उसको, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर, उसको गवर्नमेंट रूट ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज एज पर लॉ एंड दिस इज बेसिकली फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी। तो एफडीआई तो यहाँ से एनकरेज्ड है, बट अगर if that country shares a land border with India, then definitely it has to go through the government approval route, ठीक है। अब इंडिया एफडीआई को कैसे खोल रहा है, हाउ इट इज प्रमोटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको समझना होगा दैट रिसेंटली अभी करंट अफेयर्स, ताज़ा करंट अफेयर्स है, इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया ने एकदम 100% उसमें एफडीआई अलाउ करी है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट पे। सो दैट इज वन थिंग, और अभी इसको रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है। इससे पहले कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में 100% इंश्योरेंस कंपनी नहीं चला सकती थी, बट अब उसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ टेलीकॉम में भी 100% अलाउ किया गया और ऑटोमेटिक रूट पे है। डिफेंस में 74% तो ऑटोमेटिक रूट पे है, उसके बाद अगर आपको जाना है तो 100% तक आप गवर्नमेंट रूट पे जाएंगे। फिर स्पेस, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स के लिए अलग अलग लिमिट्स है, वो एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल है, वहाँ पे से 51% ही है और गवर्नमेंट की कई सारी कंडीशंस है। तो ये कुछ कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट को, या तो मान लो अगर इंडियन कंज्यूमर्स को या इंडियन बिजनेसेस को बचाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, या कहीं पे कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे restrictions लगा रखी है। Otherwise, government has opened up the sectors and government is trying to encourage foreigners or non-residents to invest in Indian market. ठीक है। So अब देखो आगे आगे अगर हम इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ये सब रूट्स तो लिए हैं, बट इसका रीजन, इसका आउटकम क्या हो रहा है। सो आउटकम देखने के लिए हम लोग देखेंगे, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि एफडीआई हमारा जा कहाँ रहा है। ठीक है, विच आर द सेक्टर्स विच आर अट्रैक्टिंग एफडीआई, विच आर द कंट्रीज और द एरियाज जहाँ से एफडीआई आ रहे हैं, एंड विच आर द स्टेट्स विद इन इंडिया जहाँ पे एफडीआई का एनकरेजमेंट हो रहा है और वो फॉरेनर्स जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आप अगर देखेंगे ओवरऑल जितना 25-26 में जो एफडीआई आया है, ये रफ फिगर्स है, आपको इन सबको 100% याद नहीं रखना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रेंड। सर्विसेज में जो है सबसे बड़ा आप लोगों का एफडीआई आया है। उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में नेक्स्ट बिगेस्ट एफडीआई का कंपोनेंट आया है। सो कई सारी फॉरेन एंटिटीज जो है वो इंडियन सर्विसेज कंपनीज में, जैसे मान लो कंसल्टिंग हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, कोई भी ऐसी सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो सर्विसेज हैज बीन द डोमिनेंट सेक्टर जहाँ पे एफडीआई आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ट्रेडिंग, टेलीकॉम, ऑटो, इन सब सेक्टर्स में एफडीआई इज गेटिंग अट्रैक्टेड। सो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग एफडीआई एंड दीज आर द सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज कमिंग। कौन से स्टेट्स में आ रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, इन ये दीज आर द टॉप 3 स्टेट्स और वेरी फेवरेबल स्टेट्स। तो कभी भी आपको कोई कंपैरिजन करना हो इंट्रा स्टेट, तो आप इस कंपैरिजन को यूज कर सकते हैं। ये सारा इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है और वहाँ पे अच्छा खासा एफडीआई आ रहा है। कौन सी कंट्रीज से आ रहा है? कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, यहाँ से हमारा एफडीआई इंडिया में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डोमेन की कौन से सेक्टर्स में एफडीआई आ रहा है, कौन से स्टेट्स में जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक चीज पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा दैट व्हाट आई सेड दैट majority of the or large section of the FDI is going into services sector. ठीक है, it is not going into the manufacturing sector and that is a very big problem for India. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जा रहा है तो उसके रिपरकशंस क्या है उसको एक बार हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर जा रहा है सो इट इज नॉट इनफ, एंड व्हाई डज इट मैटर? मैन्युफैक्चरिंग मैटर क्यों करता है? सो देखो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ना एक चीज जुड़ी होती है जो आप अपने मीन्स में यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो मैन्युफैक्चरिंग के साथ आप देखेंगे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर होता है तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ लो स्किल, एंड अगर लेबर इंटेंसिविटी की बात करें तो इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव। ठीक है, सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, और उसके बाद फिर इट कैन प्रमोट एक्सपोर्ट्स एज वेल। कि मान लो अगर आपके पास आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको बाहर के देश ज़्यादा लेंगे। ठीक है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स आएंगे, एंड देयरफॉर इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, एंड अल्टीमेटली इट वुड क्रिएट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होने की वजह से आपको ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा होता है, आपके जीडीपी ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है, इंडिया का जो एम है कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 25% इट शुड कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी, अभी वो सिर्फ 16-17% के आसपास है। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप व्हिच हैज टू बी फिल्ड इन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एफडीआई आता है तो क्या क्या उससे हमको पॉजिटिविटी मिलेगी? जैसे जॉब्स बहुत सारी क्रिएट होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग रिलेट्स टू टेक्नोलॉजी, इट रिलेट्स टू प्रोडक्ट्स और एफिशिएंसी, इनोवेशन, इन सब वर्ड से मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर एफडीआई आ रही है किसी फॉरेन कंट्री से तो वहाँ की जो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसका भी फायदा इंडिया में मिल सकता है, इंडिया की टेक्नोलॉजी और शायद बेहतर हो सकती है उसकी वजह से। फिर एक्सपोर्ट अर्निंग्स होगी, अगर आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बाहर जाएगा तो आपकी फॉरेन अर्निंग्स अच्छी होगी और आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी, बिकॉज अब आपका करंट अकाउंट बैलेंस अगर आपका पॉजिटिव में रहता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बीइंग वेरी गुड, सो आपको ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव में रहेगा एंड योर करेंसी वुड बी स्टेबल। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन जहाँ पे कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंट्रीज लाइक ताइवान, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया हैव डेवलप्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग टू सच एन एक्सटेंट कि वो
इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं कि उनका ओवरऑल वहाँ पे एफडीआई भी बहुत ज़्यादा आता है और उनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी भी अच्छी रही है एंड दे हैव बीन ग्रोइंग अ लॉट, देयर कंपनीज हैव बीन ग्रोइंग अ लॉट। बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली काउंटरिंग और ओनली केटरिंग टू 10% ऑफ द एफडीआईज। तो गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अभी मैन्युफैक्चरिंग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो तभी हम लोग ये स्कीम्स वगैरह लाए हैं लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, और जितने भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हैं उन सब में हम लोग सर्विसेज को तो चलो प्रमोट कर रहे हैं बट मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज सर्विसेज में अगर एफडीआई भी आ रहा है ना उसमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है। इट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू एज मेनी नंबर ऑफ पीपल एज मैन्युफैक्चरिंग कैन प्रोवाइड, एंड उसमें से एक्सपोर्ट्स वगैरह से उतनी ज़्यादा अर्निंग्स भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है और इसी चीज़ को फोकस करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे से मैंने एक ये डेटा उठाया है जहाँ पे ये दिखाता है कि अगर आप अलग अलग टाइम पीरियड में कंपेयर करेंगे, जैसे 2000 से लेकर 2025 तक या 2010 से लेकर 2025 तक, 2010 से लेके 20 तक, 20 से 25 तक, आप हमेशा देखेंगे जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है ना, ठीक है, एक्सपोर्ट्स की जो बात हो रही है और एक्सपोर्ट्स में CAGR की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ गुड कीवर्ड, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की हर साल ओवरऑल कंपाउंडेड लेवल पे कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो आप हमेशा देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है जो सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए है और जो ब्लू लाइन है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए है और ऑरेंज लाइन जो है ये जो बार है वो टोटल एक्सपोर्ट्स के लिए। आप हमेशा देखेंगे दैट हमारा सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर इज अकाउंटिंग फॉर मोस्ट और सर्विसेज सेक्टर इज अकाउंटिंग फॉर बिगर ग्रोथ एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, जो एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग में कम है। तो ये आप किसी भी टाइम पीरियड में देख लेंगे, हमेशा सर्विसेज इज द वन विच इज डोमिनेटिंग। एंड आप इस वाले पीरियड का ग्राफ इजीली इकोनॉमिक सर्वे से कोड करते हुए आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन हेल्प यू टू गेन सम गुड मार्क्स। ठीक है, इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकोनॉमिक सर्वे निकाला है उसमें दे आर सेइंग दैट एफडीआई के एक बहुत क्रिटिकल रोल है एंड स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमको अच्छा करना है वी नीड टू फोकस अपॉन टेक्नोलॉजी, वी नीड टू फोकस अपॉन प्रोडक्टिविटी एंड वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ GVCs, वी नीड टू बी पार्ट ऑफ GVC। GV क्या होता है? ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन ये कीवर्ड है, इसको यूज करेंगे अपने अपने आंसर राइटिंग में। ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है या हमारी ऐसी प्रोडक्शन है जो ओवरऑल वर्ल्ड में यूज हो सकती है और ओवरऑल वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है उसका हम लोग एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, वो होगा कैसे? अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, उसमें एफडीआई और आएगा, हमारी क्वालिटी और बढ़ेगी और फिर हम लोग ओवरऑल ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्ट हो सकते हैं एंड दैट वुड क्रिएट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, दैट वुड क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल जहाँ पे सब कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, सो देयरफॉर अगर एफडीआई आ भी रहा है तो आपको हमेशा आंसर राइटिंग में ये इन चीज़ों पे फोकस करना है, दैट वेदर एफडीआई इज इक्विटी और इट इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, वेदर इट इज ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, वेदर इट इज कमिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विसेज सेक्टर एंड व्हाट आर द implications of these all of these things. ठीक है, so I'm trying to provide you deeper tools to analyze the quality of FDI and अगर आप इसको करेंगे तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। आगे आप समझते हैं कि ये जो एफडीआई है ये कहाँ बाहर गया, क्यों गया, कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो पैसे इंडिया से बाहर ले गए एंड हाउ वर दे एबल टू टेक आउट दिस मनी। ठीक है, सो उस चीज़ को समझने के लिए वील ऑल्सो ब्रेक इट डाउन इनटू फर्दर क्राइटेरियाज, फर्दर ऑप्शंस। जैसे हम लोगों ने देखा कि इंडिया में जो ऑलमोस्ट ओवरऑल $94.5 बिलियन जो है इंडिया में ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई आया। ठीक है, बट उसमें से $53 बिलियन तो बाहर लेके चले गए। तो बाहर लेके क्यों गए उसको आप समझते हैं। ये चीज़ बेसिकली होती है फॉर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो किसी ने मान लो कुछ टाइम पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले कुछ पैसा यहाँ पे इंडिया में लगाया था, आज की डेट में उसका प्रॉफिट बन गया है, वो उस प्रॉफिट को इंडिया से निकाल के अपने देश वापस लेके चला जाता है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं लाइक आईपीओ, ओपन मार्केट सेल्स, स्ट्रैटेजिक सेल्स, बाय बैक्स। तो हम इसमें से कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं ताकि आप समझ पाए कि इंडिया से मार्केट से पैसा बाहर जा कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। ठीक है, एंड वी हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज डूइंग आईपीओज। सो बेसिकली आईपीओज इज इनिशियल पब्लिक ऑफर जहाँ पे आप फ्रेश शेयर्स पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करते हैं और आप पब्लिक से फंडिंग मांगते हैं। ठीक है, सो आईपीओज आर बेसिकली डन फॉर न्यू कंपनीज और फॉर ग्रोइंग कंपनीज जो पब्लिक से पैसा लेके फिर उसको और इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहती है, जॉब्स क्रिएट करना चाहती है, वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। बट इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई फॉरेन कंपनी है,
हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलजी का जो फॉरेन आर्म है, जो कोरियन पेरेंट है, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने आईपीओ करा, ठीक है, उन लोगों ने आईपीओ करा जहाँ पे उन्होंने क्या करा, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का आईपीओ करा, जहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उन लोगों ने उन शेयर्स में इन्वेस्ट करा, बिकॉज वो आईपीओ इंडियन मार्केट में हुआ, और कोरियंस ने अपना पूरा जो शेयर है वो इंडियन इन्वेस्टर्स को बेचा, ठीक है। सो ये जो 11,000 करोड़ है जो आईपीओ के तहत इंडियन मार्केट ने खरीदा, वो सारा कोरिया वाली जो उनकी हेड एंटिटी है, पहले उसका सारा वो पैसा था, वो उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में बेच दिया, और ये सारा जो पैसा है 11,000 करोड़ है, इसको डॉलर्स में या अपने करेंसी में कन्वर्ट करा के ये लोग अपने देश ले गए, ठीक है। सो जितना ये प्रॉफिट था या जितना उन लोगों की वैल्यूएशन उस टाइम बड़ी होगी, उसके हिसाब से उन लोगों ने वो प्रॉफिट निकाला और अपनी कंट्री में वापस लेके चले गए। सो यहाँ पे जो आईपीओ था ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल, ठीक है, ऑफर फॉर सेल, जहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर जिसका अपना शेयर होल्डिंग है एक कंपनी में, वो उसको पब्लिक के लिए लिस्ट कर देता है एज ऑफर फॉर सेल। कोई इसमें वो उसका जो मेन मोटिव है दैट इज ओनली फॉर बुकिंग द प्रॉफिट। वो सारा जो एसेट्स है उसको इंडियन इन्वेस्टर्स को ही बेच के अपना प्रॉफिट निकाल के चला जाता है। एक और जो चीज़ होती है जैसे स्ट्रैटेजिक सेल, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है टू आईपीओ, बट इसमें क्या होता है कि ये कॉमन पब्लिक को ना बेच के अपने ही किसी पार्टनर को अगर आपने अपना स्टेक बेच दिया तो उसको स्ट्रैटेजिक सेल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, टेमासेक, ठीक है। ये टेमासेक जो है ये सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट मान लो इसको एक तरह से कंट्रोल करती है। फिर आपने कंपनी का नाम सुना होगा श्नाइडर, जो कि फ्रांस की कंपनी है। इन लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसको इन्होंने बोला श्नाइडर इंडिया, और दिस जॉइंट वेंचर इज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आपको समझ आएगा ही कि यार इंडिया में जो है कई सारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो डिमांड है वो लगातार हाई जा रही है, ठीक है। सो ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करा। सो 2020 में क्या हुआ, टेमासेक ने ऑलमोस्ट $637 मिलियन, ठीक है, $637 मिलियन इंडिया में फ्रेशली इंजेक्ट करा, तभी $637 मिलियन का ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई आया, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, अगले 5 साल में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, इनकी वैल्यूएशंस और इनकी जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई। तो इंडियन मार्केट के साथ एक जो बहुत क्रेजी चीज़ जो हो रही है दैट इज़ रिगार्डिंग वैल्यूएशंस। इंडियन मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशंस अभी बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। वैल्यूएशंस आर रियली रियली हाई। वैल्यूएशन का क्या मतलब है, बेसिकली एक कंपनी की कितनी वैल्यू है। सो वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट कितनी अभी उसके पास इक्विटी है। जैसे मान लो अगर अभी एक कंपनी के पास $100 मिलियन है, ठीक है, सो क्या उसकी वैल्यूएशन $100 मिलियन होगी? नो, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। वैल्यूएशन इज डिराइव्ड बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये कंपनी कैसा ग्रो करेगी, इसका फ्यूचर क्या है, उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन को एक नोशनल वैल्यू दी जाती है, ठीक है। सो वैल्यूएशन उस बेसिस पर डिसाइड होती है कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, और अगर आपको लगता है कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद ये कंपनी अच्छा करेगी तो आप उसकी वैल्यूएशन हाई करते हो, और जब अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ऐसे सेक्टर में जहां पे अगले 5 साल में कंपनी डूब जाएगी तो उसका वैल्यूएशन लो होता है। बट ये जो टेमासेक श्नाइडर का जो जॉइंट वेंचर था, इसकी वैल्यूएशन इंडिया में काफी ज्यादा थी, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्टर में आगे से ज्यादा ग्रो कर रही थी। सो टेमासेक को लगा कि यार अब इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में, अगर मैं देखूँ इस कंपनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इसने क्या करा, इसने बोला कि यार मैं अपना जितना भी शेयर है, जो मेरा 35% शेयर है, वो मैं श्नाइडर को बेच देता हूँ, एंड आई विल मेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। दैट इज फाइन। बट इन्होंने देखो कितना प्रॉफिट बनाया। इन्होंने 2020 में $637 मिलियन डाला था, और अल्टीमेटली इन्होंने $6.4 बिलियन जो है, ठीक है, $6.4 बिलियन जो है, ऑलमोस्ट 10 गुना, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 गुना इन लोगों ने यहाँ इंडिया से बाहर निकाल के सिंगापुर ले गए वापस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे जहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है वो प्रॉफिट बुक कर रही है और पैसा बाहर लेके जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ओपन मार्केट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे सिंगटेल है जिसका एयरटेल में काफ़ी बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा हुआ है, बट वो कोई इंस्टीट्यूशंस को बेच रही है, किसी बैंक को बेच देगी या किसी और कंपनी को बेच देगी, और वो सारा पैसा अपने शेयर्स इंडियन इन्वेस्टर्स को बेच के उसको फिर डॉलर्स में कन्वर्ट करा के बाहर ले जाएगी। सिमिलरली आप आने वाले टाइम में एक न्यूज़ देखेंगे जहाँ पे कोका कोला विल बी टेकिंग रिकोर्स टू दिस रूट, जहाँ पे कोका कोला वुड बी सेलिंग इट्स ओन शेयर्स एज वेल। प्लस इसके अलावा कुछ बायबैक्स भी होते हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने शेयर्स मार्केट से खरीद लेते हैं और फिर एग्जिट मार जाते हैं। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट ऑल द क्रिटिकल डेफिनेशंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आईपीओ वाला जो मार्केट है ना इंडिया में, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रोथ स्टोरीज, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रोथ स्टोरीज, बिकॉज इंडिया में जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड इट अलाउज
entities like Temasek, and it allows other foreign entities to make exits at very high valuations, and ये 10-10 गुना 5-5 गुना 20-20 गुना प्रॉफिट बुक करके इंडिया से निकल रहे हैं, ठीक है. सो नाउ वेदर this is a totally very bad sign or not, उसको हमको देखना पड़ेगा. I do not think it is a very very bad sign, because how this survey looks into this is that this is basically a sign of maturity, ठीक है. This is basically a sign of maturity. तो इंडिया में अगर पैसा जब आया वो फ्रीली आया तो उसको निकलना भी फ्री होना चाहिए, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि जब आप पैसा इंडिया में लगा रहे हो देन थम्स अप, बट अगर आपको लेके जाना है देन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा तो कभी पैसा आएगा ही नहीं. और अगर इंडिया में प्रॉफिट बुक हो पा रहा है दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, दैट इंडिया बाकी इन्वेस्टर्स जो है वो सोचेंगे कि यार इंडिया में तो प्रॉफिट बन रहा है, इस कंपनी ने 10 गुना करा, हम भी अपना पैसा डबल कर सकते हैं, तो लाओ इंडिया में पैसा लगाते हैं, ठीक है. सो मैच्योरिटी वाइज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिस इज अ गुड साइन दैट इंडिया इज अलाउइंग फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ मनी इनटू फ्रॉम एंड आउटसाइड द कंट्री. सो इट इज़ अ गुड साइन एज वेल, बट हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिया में ही रिटेन हो रादर देन वो इंडिया से बाहर जाए, ठीक है. नाउ अब ये फॉरेनर्स तो लेके जा ही रहे अपना पैसा बाहर, बट ये OFDI क्या बला है, ये भी आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है. ये पिछले 5 साल से पहले ज़्यादा टर्म नहीं चलती थी, बट दिस इज आउटवर्ड FDI. आउटवर्ड FDI बेसिकली कोई इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको बोला जाता है OFDI, ठीक है. अब OFDI एक टर्म है और एक और टर्म दिखेगी ODI, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इसको बोला जाता है. तो जो OFDI जो है ये IMF और OECD और UNCTAD की डेफिनेशन में आता है, ठीक है. OMF ग्लोबली यूज़ किया जाता है, और ODI जो है इंडिया में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसको यूज़ करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी, ठीक है. ODI इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज़ यूज बाय DEA. अब OFDI और ODI में क्या फ़र्क है उसको समझने के लिए पहले समझते हैं OFDI के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो OFDI को अगर आप ब्रेक करेंगे, सो दीज आर बेसिकली फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. ये कमिटमेंट्स है, ठीक है. अभी एक्चुअल पैसा मूव आउट नहीं हुआ है, बट एक कमिटमेंट है किस चीज़ की, इक्विटी की, लोन्स की या गारंटीज की. तो इक्विटी जैसे मैंने बताया, कोई इंडियन कंपनी जो है वो किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको इक्विटी का कमिटमेंट बोलते हैं, ठीक है. अगर वो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को लोन दे रही है तो उसको लोन का कमिटमेंट बोलते हैं. और गारंटी होता है कि जैसे मान लो किसी एक कंपनी ए ने, कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी ए ने किसी बैंक से, जैसे मान लो स्विट्जरलैंड बैंक से इन लोगों ने कोई लोन लिया है, ठीक है, मान लो $100 मिलियन का लोन लिया है. तो अब इस लोन के अगेंस्ट एक गारंटी दे सकता है कोई, तो कोई एक इंडियन कंपनी है जो कि मान लो इसी की पेरेंट कंपनी है या इसके साथ रिलेटेड है, वो कंपनी अगर गारंटी देती है इस बैंक को दैट आई एम द गारंटर, ठीक है, गारंटी देती है कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ एंड आई कैन गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू यू टू कवर फॉर द लोन ऑफ द एंटिटी ए, उसको बोला जाता है गारंटी वाली कमिटमेंट, ठीक है. तो ये 3 तरह की कमिटमेंट्स होती है, और जितनी भी इंडियन कंपनीज ये कमिटमेंट्स देती है वो OFDI में काउंट होती है. तो जैसे गारंटीज वगैरह में कोई एक्चुअल पैसा बाहर नहीं जा रहा है, बट वो फिर भी OFDI में काउंट होती है. अब इसकी वजह से जो इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है ना, वो काफ़ी बड़ा दिखने लगता है. तो आपने जो ये ग्रॉस 94 से लेके जो नेट FDI तक का जो आपने सफ़र देखा था उसमें OFDI कवर हो रहा है, बिकॉज इंटरनेशनली OFDI को मानना पड़ेगा. दीज आर द रूल्स सेट अप बाय IMF एंड OECD एंड इम्प्लीमेंटेड और यूज्ड इन रिपोर्ट्स बाय UNCTAD, ठीक है. बट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या कहता है, ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब एक्चुअल कोई पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई फॉरेन कंपनी के पास पैसा जा रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी, उसको ODI माना जाता है. तो ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक अच्छा डिस्टिंक्शन है अगर कभी प्रीलिम्स में पूछा जाए तो. जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली OFDI जो होगा दैट वुड बी मोर देन ODI, बिकॉज OFDI में सिर्फ कमिटमेंट्स है और ODI में एक्चुअल पैसे का ट्रांसफर है, ठीक है. सो नाउ Indian companies over the last 5 years have been investing a lot in the foreign markets as well. They are putting money in the foreign companies. For example, जैसे अगर आप देखेंगे कुछ कंपनीज के नाम आप यहाँ पे देखेंगे, कोफोर्ज, अदानी, ONGC विदेश, इन लोगों ने फॉरेन कंपनीज में पैसा डाला है. नाउ इट इज ऑल्सो अगेन हाउ द इकोनॉमिक सर्वे एंड RBI आर पुटिंग इट इनटू, ये दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी दैट आज से पहले क्या हो रहा था, इंडिया जो है वो सिर्फ बाहर के पैसे पे डिपेंडेंट था, बट आज हम इतने सशक्त है कि इंडियन कंपनीज भी बाहर पैसा लगा रही है. दे आर बिकमिंग मोर ओपन एंड इट can also help in improving business, because अब Indian companies नई entities के साथ collaborate कर रही है. It can help us bring in new technology, ठीक है, bring in new partners as well. So इससे क्या हो रहा है, Indian companies अब और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है. बाहर की कंपनीज देखेंगी यार इंडिया के पास भी इतना पैसा कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर, तो चलो इंडिया चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है. बट एक और चीज़ इसमें देखिए, जैसे अदानी की कंपनी ने
गिफ्ट सिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद, तो इसको ऑफशोर टेरिटरी का दर्जा दिया गया है गिफ्ट सिटी की एंटिटीज को। तो जबकि पैसा एक्चुअली इंडिया से बाहर नहीं गया, वो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट हुआ है, बट उसको भी फिर भी OFDI में काउंट किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ कुछ नुआंसेस है, अगर प्रीलिम्स में कभी पूछा जाए तो आपको समझना है, और आप मेंस में इन सबको एज पॉइंट्स यूज कर सकते हो कि अगर गिफ्ट सिटी में भी पैसे जा रहे हैं, दैट इज टेकन एज OFDI। एंड अगेन दीज आर साइंस ऑफ मैच्योरिटी, ग्रोइंग बिजनेस, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। सो ये OFDI का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बट अब हो क्या रहा है कि अगर हम इसमें आगे देखें इंडिया के साथ, ये जो OFDI वाला जो चीज़ है ना, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छा एक रिसर्च कोड करा है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ, IDP, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ। दिस इज अ रिसर्च बाय डनिंग एंड नरूला, ठीक है, इट इज अ रिसर्च बाय डनिंग एंड नरूला, जिसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। सो ये क्या दिखाता है, जैसे इन्होंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कंपैरिजन करा है। एक्स एक्सिस पे GDP पर कैपिटा है कि आपका GDP कैसे कैसे जब ग्रो कर रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो नेट आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट की जो आपकी पोजीशन है कि अल्टीमेटली कितना पैसा पॉजिटिव में या नेगेटिव में आप इंडिया से या किसी कंट्री से बाहर भेज पा रहे हैं, वो वाई एक्सिस पे है। तो अगर मान लो आप पैसा बाहर ज्यादा भेज रहे हो और पैसा कम अंदर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन एज वेल, तो आप पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है, आप वाई एक्सिस में पॉजिटिव में रहोगे। बट अगर आप पैसे के लिए डिपेंडेंट हो कि बाहर के लोग आपके यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और आप पैसा ज्यादा बाहर नहीं भेज पा रहे हो, तो आप वाई एक्सिस पे नेगेटिव पे रहोगे। सो डनिंग एंड नरूला की जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने कोट करा है, दैट सेज कि कंट्रीज गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। जब आपकी जो GDP पर कैपिटा है वो बहुत कम है, जैसे मान लो इन लेवल्स पे है, बहुत कम लेवल्स पे है, तब क्या है, आप बाहर के पैसे पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे कि कोई फॉरेन कंपनीज जो है वो अपनी कंट्री में आके पैसा लगाए और फिर वहां से ग्रोथ बढ़े, ठीक है। तो स्टेज वन में व्हाट हैपेंस इज दैट आप इस स्टेज वन में आपके पास कुछ पैसा बाहर की कंट्री से आएगा, और आप ज़्यादा पैसा, आप कुछ ज़्यादा लगा नहीं पाओगे बाहर, तो आपका जो नेट आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, बिकॉज पैसा अंदर आ रहा है, पैसा बाहर जा नहीं रहा है, तो आउटवर्ड की पोजीशन नेगेटिव जाती रहेगी। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे उसके साथ क्या होगा कि आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी बाहर से और पैसा अपनी अपनी कंट्री में लाएंगे। उसमें आप स्टेज 2 पे मूव करते हैं, जहां पे आपका ये और ज्यादा नेगेटिव पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। आप और ज्यादा जो आपका आउटवर्ड FDI वो नेगेटिव है, बिकॉज आपका पैसा ज्यादा आएगा, बाहर नहीं जाएगा। बट फिर एक स्टेज आती है जब आप इतने सशक्त होते हैं, जब आपकी ओवरऑल GDP की ग्रोथ ठीक ठाक हो जाती है, आप इस सेक्शन में आने लगते हैं कि आपकी GDP पर कैपिटा इंक्रीज हो रही है, तो फिर आप एक ऐसे स्टेज में जाते हैं जिसको बोला जाता है स्टेज नंबर 3, ठीक है, जहां पे आप देखेंगे इस स्टेज में आपका जो ओवरऑल जो नेगेटिविटी ऑफ आउटवर्ड FDI है वो कम होने लगती है। तो अभी भी आप ओवरऑल तो आपके पास बाहर का पैसा आ रहा है, बट आप कहीं ना कहीं पैसा बाहर भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन आउटवर्ड FDI, यू आर ऑल्सो सेंडिंग, यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन इनवर्ड FDI, यू आर ऑल्सो सेंडिंग FDI आउटसाइड, ठीक है। सो अभी स्टेज जो 3 है, द इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट इंडिया इज इन स्टेज 3 एंड वी आर मैच्योरिंग इन अ वे दैट वी आर ऑल्सो नाउ participating in the global value chains. We are also putting money in different entities which are residing in foreign, and therefore our overall जो net negative जो था ऑफ नेट आउटवर्ड का वो हमारा कम हो रहा है, दैट इज गोइंग अप। एंड शायद एक स्टेज ऐसा भी आएगा जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, एंड देन इट कैन वेरी, ठीक है। बट इस चीज को आप यूज कर सकते हैं अगर कोई FDI OFDI से रिलेटेड क्वेश्चन आया, दैट दिस इज हाउ द इकोनॉमिक सर्वे हैज पुट इट इन, एंड यू कैन यूज द इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ। अब इसको लेके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है कि ये रिसर्च इस स्टेज के लिए वैलिड है कि नहीं है, बट देन यू कैन डेफिनेटली कोट द इकोनॉमिक सर्वे फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग इन दिस, ठीक है। सो economic survey, RBI, EAC, economic advisory council of PM, everyone says that this shows maturity of the Indian economy, ठीक है। repatriation वगैरह जो हो रहा है, that means that इंडिया में ग्रोथ की पोटेंशियल है, तभी प्रॉफिट बना, और वो प्रॉफिट बाहर जा रहा है बिकॉज हम लोग एक मैच्योर कंट्री है, वी कैन नॉट स्टॉप द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी इन अ मैनर कि इनफ्लो को हम प्रमोट करें और आउटफ्लो को हम प्रमोट ना करें। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ है, इसको आप बहुत ईजिली आप ऐसे करके बना सकते हैं। यू कैन शो स्टेजेस लाइक दिस, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिफाइन करिए और इसमें फिगर को डिफाइन करिए दैट व्हाट इज इट शोइंग, एंड देन यू शो दैट इंडिया इज इन दिस स्टेज। तो मेंस के लिए एक अच्छा आपको एक ये कंटेंट मिल गया, ठीक है। एक और जो चीज जो मेंस के लिए जरूरी है
हमको ना एक चीज़ समझनी होगी, जो हम क्वालिटी ऑफ एफडीआई को लेके बात करें, दैट वेदर इट इज़ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, वेदर इट इज़ इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स, वेदर इट इज़ एक्स और वाई, उस चीज़ को एक और हम लोग लेयर पे समझ सकते हैं, दैट पैसा आ कहाँ से रहे और पैसा जा कहाँ पे रहे इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, एज अ कॉमन पर्सन ऑन लॉजिकल बेसिस, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? यू वुड एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ पे जो इनवर्ड जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ से है? ऐसी कंट्री से है जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी डेवलपमेंट है, उनके पास एक्सेस कैश है. सो कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप वर्ल्ड है, वहाँ से हम लोग चाहेंगे, सोचेंगे कि पैसा हमारी कंट्री में आए. और हमारा पैसा आउटवर्ड जब जाएगा तो वो कैसे कंट्रीज में जाए? कंट्रीज में जाए जैसे कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हो गई, ठीक है, जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग मार्केट्स है, तो हम लोग वहाँ पे पार्टनर करें कि हम लोग उनकी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट हो सके. तो पैसा जब आ रहा है तो ऐसी जगह से है जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, ठीक है. और पैसा जब हमारा कहीं जा रहा है तो हम लोग जहाँ पे ग्रोइंग पोटेंशियल है, हम लोग वहाँ पे पैसा लगाए, ठीक है. बट इफ यू सी कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जहाँ कहाँ पे रहे, इट इज काइंड ऑफ अ मिरर इमेज. तो कौन कौन सी कंट्री से पैसा आ रहा है? सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए, यूएई, नेदरलैंड्स, ये ऐसी सिंगापुर, मॉरिशियस जैसी छोटी छोटी कंट्री से पैसा हमारे यहाँ पे कंट्री में आ रहा है. पैसा जा कहाँ पे रहा है? अगेन सिंगापुर, यूएसए, यूएई, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स. सो द सेम 5 कंट्रीज का एक पजल सा चल रहा है, ठीक है. इसमें कोई ना कोई कंट्री ऊपर नीचे होती रहेगी, कोई नई कंट्री आती जाती रहेगी, बट अगर आप देखेंगे ये 4-5 कंट्रीज प्रोमिनेंटली बनी रहती है. तो इसमें एक बहुत अजीब सी चीज़ निकल के आती है कि यार वही कंट्री से में पैसा जा रहा है, वही कंट्री से पैसा आ रहा है. सो व्हाट इज दिस एक्चुअली ऑल अबाउट, ठीक है. तो इसको लेके कुछ कुछ कंसर्न्स रहती है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने पहले भी कुछ हाईलाइट करी थी. तो आपको एक कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी शॉपिंग. ट्रीटी शॉपिंग में क्या होता है? जैसे मान लो पहले इंडिया के सिंगापुर और मॉरिशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स थे. तो कंट्रीज क्या करती है, जैसे मान लो इन इस टैक्सेशन के तहत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था वो इंडिया में भी माफ था और सिंगापुर में था ही नहीं. तो कोई कंपनी को, अगर यूएस कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यूएसए से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो यूएसए से पहले सिंगापुर में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है. और वो पैसा फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते थे थ्रू अलग अलग कंपनीज, और उसकी वजह से ये लोग टैक्स बेनिफिट्स कमाते थे, ठीक है. बट उसको कई हद तक 2016 में इंडिया ने काउंटर करा थ्रू रिफॉर्मिंग द डीटीए दैट इट हैड विद सिंगापुर एंड मॉरिशियस. और फिर ग्लोबली भी आपको मेंस के लिए चीज़ें याद रखनी है, GAAR रूल्स आए थे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो इन सब चीज़ों को डिस्करेज जिन्होंने किया, ठीक है, और इन सब चीज़ों को इलीगल घोषित किया. सो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रीटी शॉपिंग होती थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान झेलना पड़ता था, ठीक है. इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज, सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिपिंग. राउंड ट्रिपिंग क्या है? जो पैसा इंडिया से बाहर गया वही पैसा इंडिया में वापस आ रहा है. सो इट कैन क्रिएट इश्यूज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. इट कैन क्रिएट इश्यूज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज हमको ये नहीं पता कि इंडिया में जो पैसा सिंगापुर से आ रहा है, क्या ये वही पैसा जो इंडिया से बाहर गया था, या जो नेदरलैंड से जो पैसा आ जा रहा है, क्या वो डिफरेंट पैसा है या सेम पैसा है. और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा, एंड इसको रोकने की पूरी संभावना नहीं है. बट देन राउंड ट्रिपिंग इज वन थिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ, एंड वी आर वरीड अबाउट इट, कि जो पैसा इंडिया से जा रहा है क्या वही पैसा इंडिया में वापस आ रहा है, और इज इट न्यू कैपिटल विच इज कमिंग इन टू द कंट्री, ठीक है. सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स, these are some deeper layer of analysis which I think would help you to understand Indian economy in a better perspective, which है prelims हो, mains हो, interview हो, या फिर आपकी common life हो. This is something that we should know about, and this would help us a lot to understand what is happening, ठीक है. So let us go back to this. So we have seen that what the economic survey says about this, about the OFDI and all. So overall जो FDI के जो numbers हैं, I'll just focus on those again. $94 billion इंडिया में आया है. So सिर्फ $40 billion नेट बचा है, बिकॉज कई सारा पैसा बाहर चला गया है. जो इनवर्ड के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं कि कई सारा $53 बिलियन जो है वो बाहर जा चुका है. और नेट एफडीआई की अगर हम बात करें, इट इज ओनली $7.5 बिलियन जो इंडिया में बचा है, ठीक है. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, ठीक है. अब इसको आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? आरबीआई ऑलवेज सेज कि ये मैच्योर मार्केट है, तभी इट इज अलाउइंग एंट्री एंड एग्जिट. इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट ये ग्लोबलाइजिंग है, एंटरप्राइजिंग और ग्लोबलाइजिंग इफेक्ट है, हम लोग स्टेज 3 में हैं, ठीक है. हिंदू और कई सारे बिजनेस
स्टैंडर्ड्स वगैरह इन लोगों ने कई सारी चीज़ों को हाईलाइट करा है जो हम एज क्रिटिकल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काफ़ी कम एफडीआई है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स कई सारे हैं, और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या फिर ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड की डेफिनेशंस को लेके या उसकी 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 डेक्लेरेशंस को लेके ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट दे हैव पॉइंटेड आउट एंड वी कैन यूज इन आवर क्रिटिक. ठीक है. सो अगर आप इन सब चीज़ों को होलिस्टिकली एनालाइज करेंगे, जितनी भी हम लोगों ने भी डिस्कशन करी, all these things would have helped you to understand the quality and the concerns regarding FDI in a better manner. आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी मिले. इन एग्जांपल्स को आगे देखते रहिएगा बिकॉज यू विल बी गेटिंग मोर सच एग्जांपल्स. और आईपीओ जब भी कुछ हो रहा है तो सोचिए कि इज दिस आईपीओ इज ओनली टू ट्रांसफर मनी आउट ऑफ इंडिया और इज इट जेन्युइनली टू गेट मनी फ्रॉम द इंडियन पब्लिक एंड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी फॉर ग्रोथ एंड एवरीथिंग. मैन्युफैक्चरिंग के रोल को लेकर हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड ऑल. तो ये सब चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू डिस्कस विद you. Okay, so I hope you got a better understanding of FDI, and I hope that you'll be able to implement it going ahead. So we'll be discussing such concepts in the coming days. FPI पे भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, and whatever is happening in the Indian economy जो आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, I would be covering those. So if possible, subscribe to the channel of KSGIA so that you get notified about any kind of new videos that we come up with. ठीक है. This is my personal forte. I would want to invest my time into economics because मेरा जो IRS का जो background है, that would help me to understand that what is happening in this domain, and then I can convey it to you as well. So I hope you liked the video and I hope you gained some knowledge from this. So all the best for your studies. Stay hydrated, stay well rested, and prepare well. See you in the next video. Thank you so much.